हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। बेसिकली ये जो है 10 क्वेश्चंस होंगे और इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे एसएससी जेईई 2024 के मेंस के लिए। जैसा कि पहले और अभी भी आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, आप लोगों में से बहुत सारे दोस्तों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, कमेंट किया कि सर हमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दीजिए। या फिर बहुत लोगों ने तो ये भी कहा कि सर हमें जो है कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमने लास्ट 90 डेज़ क्रैश कोर्स में कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं कर पाए थे हम लोग, तो वो कंप्लीट करा दीजिए। बट क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरा भी मेंस का एग्ज़ाम है और मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं, तो ऑब्वियसली टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है ना। तो इसलिए मतलब उस समय तो मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन अब थोड़ा बहुत टाइम मैं निकाल कर आपके लिए जो है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करा सकता हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं करा पाऊँगा, आई नो, और बहुत ज़्यादा सफिशिएंट तो नहीं हो पाएगा, बट स्टिल जो भी हो पाएगा मुझसे मैं वो आपको कराऊंगा, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो नथिंग से बेहतर है कि हम लोग कुछ कर ही लें, ठीक है। तो और आई होप कि आप सभी लोगों को ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो पसंद आने वाले हैं, ठीक है। और मे बी वॉइस में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत सुबह सुबह मैं कर रहा हूँ, मतलब ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं सुबह कर रहा हूँ, तो मे बी मेरे वॉइस में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो फॉर अ सर्टेन, अच्छा ये जो वीडियो होने वाली है इसमें करीब करीब 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये 10 क्वेश्चन ना, ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली बिलोंग करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से और सॉइल मैकेनिक्स से, ठीक है। और मैं कहूँगा कि ज़्यादातर तो फ्लूइड मैकेनिक्स के ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो में फ्लूइड मैकेनिक्स है, अगले वीडियो में जो है आपके अदर सब्जेक्ट्स भी धीरे धीरे इसमें आते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर अ सर्टेन लोडिंग कंडीशन a saturated clay layer undergoes 40% of consolidation in a period of 178 days, ठीक है। तो सबसे पहले एक अलग सा पेज ले लेता हूँ मैं और यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या क्या कहा है, तो इसने कहा है कि सबसे पहले हमारा कंसोलिडेशन हो पा रहा है, कितना हो पा रहा है, तो कंसोलिडेशन आप इसको सी से दिखा सकते हैं कि 40%, ठीक है। टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है हमें, टाइम हमें दिया हुआ है कुछ 178 डेज दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमें बोल रहा है व्हाट वुड बी द एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्दर 20% ऑफ कंसोलिडेशन टू अकर। मतलब कि अगर हम 20% और कंसोलिडेशन की तरफ जाएं, ठीक है, मतलब कि हमारा कितना हो जाए 40 + 20 यानी 60% कंसोलिडेशन हो जाए, तो हमें और कितना एडिशनल डेज लगने वाले हैं, यानी 178 के बाद और कितने दिन लगेंगे कि हम जो है इस चीज़ को अचीव कर लें। तो इसके लिए बहुत बेसिक सा आपने पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको फार्मूलाज बताता जाता हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहला फार्मूला क्या आता है आपके मन में, जब भी आप ये कंसोलिडेशन और टाइम वाला फॉर्म ये देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, तो आपके मन में सबसे पहला जो फार्मूला आता है वो ये वाला आता है कि सी वी टाइम फैक्टर वाला, कि टी एफ इजिकल्स टू सी वी टी अपॉन डी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे डी आपका क्या है, ड्रेनेज पाथ है, ठीक है, ड्रेनेज पाथ है, और टी आपका टाइम है, सी वी आप सभी को पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है, और टी एफ जो है वो आपका टाइम फैक्टर है। ये तो ठीक है, ये क्वेश्चन ये मतलब ऑब्वियसली बिल्कुल सही फार्मूला है, आपके मन में आना ही चाहिए वाला फार्मूला। और इसके साथ साथ एक और फार्मूला आता है आपका, ठीक है, वो कौन सा है, तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी आपका जो यू है, यू यानी कि कोई ये कंसोलिडेशन, ठीक है, इसे कंसोलिडेशन को हम लोग बेसिकली यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये एट द एंड ये एक तरह का सेटलमेंट ही तो शो करता है कंसोलिडेशन भी, है ना। तो जो यू है मतलब कि कंसोलिडेशन है, अगर वो आपका 60% से कम है या फिर 60% के लगभग बराबर है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो है टी इज इक्वल्स टू पाई/4 यू का स्क्वायर, सॉरी पाई/4 यू स्क्वायर, पाई/4 यू स्क्वायर वाला फार्मूला ये यूज़ करते हैं, पाई/4 यू स्क्वायर, ठीक है, अगर 60% से कम है तो टाइम बराबर। और अगर वहीं पे अगर ये यू हमारा क्या हो जाए 60% से ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए 60% से ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे बराबर की बात नहीं की गई, बराबर वाला यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अगर यू आपका क्या हो 60% से ज़्यादा हो, ठीक है, तो इस मतलब इसके लिए अगर 60% से ज़्यादा है, तो इसके लिए आप कौन सा कौन सा फार्मूला यूज़ करते हो, तो उसके लिए आपके पास फार्मूला है टी इज़ इक्वल्स टू 1.78 माइनस 0.93 लॉग 100 - u %, ठीक है।
ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ऑब्वियसली ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मुझसे भी नहीं बने हैं, या फिर बने हैं तो मुझसे भी टाइम लगे हैं, है ना। ऑब्वियसली मुझे भी टफ पड़े हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आप ये सब फार्मूलाज हम लोग स्टार्टिंग में स्किप कर देते हैं। ये वाला तो फिर भी याद आ जाता है, बट ये वाला स्किप कर देता है। तो इन सब क्वेश्चंस को भी आपको लेके चलना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस मेंस के लिए कहीं ना कहीं, ये सब फार्मूलाज कहीं ना कहीं मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, हम जो है हमारा 60% अंदर में ही है सब कुछ, है ना, सब कुछ 60% के अंदर में। तो हम जो है सिंपली इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं देखिए, टी इज इक्वल्स टू, टी हमें दिया है क्या 178 डेज, ठीक है, π/4 यू का स्क्वायर। तो π/4 मतलब आप एक तरह से ये यहाँ पे इस फॉर्मूला से हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पे आप इस फॉर्मूला के थ्रू ये बता सकते हैं कि जो आपका टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यू के, है ना। जो आपका टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके यू के स्क्वायर के, है ना। तो हम क्या करेंगे, T1/T2 इज इक्वल्स टू U1 का स्क्वायर अपॉन U2 का स्क्वायर, ठीक है। T1 हमारा हमको दिया है 178 डेज, T2 हमें निकालना है, क्या कहते हैं, मतलब आपका सबसे पहले इनिशियल जो आपको दिया है वो कितना दिया है 40%, तो 40 का स्क्वायर अपॉन, और दूसरा क्या दिया है हमें 60, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं मैं सीधा सीधा कैल्सी को प्रीफर करूँगा, तो देख सकते हो आप, ठीक है। 178 को यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करके इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया, हमें हमारा T2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो T2 इज इक्वल्स टू 178 इंटू 60 का स्क्वायर अपॉन 40 स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना जाएगा आपका 400.5 डेज आ जाएगा। मतलब कि हमें 60% तक ले जाने के लिए जो है हमें कितने दिन लगेंगे, 400 मतलब 400.5, क्या कह सकते हैं इसको, 450 दिन, 450 भी नहीं होगा ये, मतलब कुछ कह सकते हो आपकी 400, लगभग 400 दिन, ठीक है, लगभग 400 दिन आपको लगने वाले हैं, ठीक है। तो 400 दिन लगने वाले हैं, और हमें यहाँ पे एडिशनल बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि हमें जो है एडिशनल टाइम बताना है जितना रिक्वायर्ड होगा इस 20% को लेने के लिए, क्योंकि 40% के लिए तो हमें 178 डेज पता ही है। तो 40% के लिए हमें कितना लगे, 178 डेज लगे, ठीक है। 60% के लिए हमें कितना लगे, 400 मतलब 400.5 दिन, है ना, 400.5 डेज लगे। तो यहाँ पे हमारा एडिशनल कितना हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे जो एडिशनल हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो हम 400.5 में से 178 डेज को माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, -178 डेज, हमारा 222 दिन, है ना। मतलब कि बी, ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए बहुत ऐसा कुछ बवाल क्वेश्चन नहीं था, बस इसके लिए आपको बेसिक फार्मूलाज पता होने चाहिए थे। क्या, CVT/D का स्क्वायर, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इसमें यूज़ नहीं हुआ बट बहुत जगह पे होता है। दूसरा चीज़ कि अगर आपका यू जो है लेस देन 60% है या फिर उसके इक्वल है, तो आपको क्या होना चाहिए, T इज इक्वल्स टू π/4 यू का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद दूसरा फार्मूला क्या होना चाहिए, दूसरा फार्मूला आपके पास होना चाहिए कि अगर आपका यू जो है वो 60 से ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1.7, T इज इक्वल्स टू 1.78 माइनस 0.93 log 100 माइनस यू, ठीक है। चलिए, आई होप कि सभी चीज़ें समझ में आएंगी। किसी भी तरह का डाउट या फिर ऐसा आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ नहीं सही नहीं थी या फिर ये चीज़ दिक्कत है, तो आप बेसिकली फ्रीली कमेंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो है मुझे पता चल सकता है और मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सुबह सुबह बना रहा हूँ तो मे बी वॉइस में दिक्कत आ रही होगी, या फिर थोड़ा सा आपने देखा होगा कि यहाँ पे कैलकुलेशन में यहाँ वहाँ मुझसे हो रहा था थोड़ा थोड़ा लिखने उखने में, तो उसको थोड़ा सा निगलेक्ट कर दीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। गिवन डैट, सेकंड क्वेश्चन, गिवन डैट फॉर अ सॉइल डिपॉजिट के नॉट, यानी कि हमारा जो है रेस्ट अर्थ प्रेशर जो है के नॉट, अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट, ठीक है, के नॉट है, मतलब यहाँ पे बता रहा है कि कौन सा चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो के नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट, ठीक है, EPC, ठीक। के ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है, एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है, के ए हमारा। और KP हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, KP यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। और म्यू जो है हमारा पॉइजंस रेशियो है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे जो ये वैल्यू दी गई है 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू, ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं आपको ले चलता हूँ पीछे की तरफ। अब देखिए इसके लिए क्या है, अगर हम बात करें इस चीज़ के लिए, तो देखिए मैं आपको इन तीनों का ही फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है, जितने भी फॉर्मूलाज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो के नॉट के लिए क्या होता है, के नॉट आपका जो है रेस्ट अर्थ प्रेशर होता है, ठीक है, रेस्ट अर्थ प्रेशर होता है, यानी कि रेस्ट अर्थ प्रेशर में, और इसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको क्या क्या होता है, 1 माइनस साइन फाइव
एक तो ये हो गया फॉर्मूला इसका 1 माइनस साइन फाइव। दूसरा फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। क्या होता है? म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, वेयर म्यू इज योर पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, तो ये दो फार्मूलाज होते हैं के नॉट के लिए। अगर हम बात करें तो के ए के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? के ए के लिए आपका फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर 45 माइनस 5/2। ठीक है, और इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है इसका, आपने पढ़ा होगा 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है, ये बात हो गया आपका के ए के लिए। वहीं पे एक इसी तरह से के पी के लिए भी फॉर्मूला होते हैं क्या? तो टेन स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ठीक है, टेन स्क्वायर 45 प्लस 5/2 इसका आपका के पी के लिए होता है। इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है के पी के लिए, क्या होता है? तो 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो के ए है वो के या फिर के पी आप कोई भी लिख सकते हो। के जो है वो कहीं ना कहीं उल्टा है आपके के पी का, है ना। तो आप एक चीज़ इसमें एक और फॉर्मूला बता सकते हो कि क्या, कि के ए इंटू के पी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो है आपका 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू, 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू का वैल्यू क्या होगा। और हमने अभी मैंने आपको बताया कि जो है के नॉट का वैल्यू क्या होता है? म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, यानी कि उल्टा हो जा रहा है। तो 1/k0 हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, चलिए तीसरे की बात करते हैं, मतलब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये कह रहा है क्या? द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है क्या कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के बारे में, फाई जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या बताता है? फाई जो है हमेशा जो है, अगर आप मतलब फाई को ये करें क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें, यानी कि डेल फाई करें अगर एक्स डायरेक्शन के बिहाफ पे। ठीक है, अगर एक्स डायरेक्शन के लिए आप फाई को क्या करते हैं? पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? तो आपको वेलोसिटी मिलता है उसी डायरेक्शन में। ठीक है, किस डायरेक्शन में? उसी डायरेक्शन में, मतलब एक्स के डायरेक्शन में ही। मतलब डेल फाई बाई डेल एक्स आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे आपको माइनस यू मिलेगा। ठीक है, वहीं पे अगर आप डेल फाई बाई डेल वाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस वी मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। और वहीं पे एक और फंक्शन होता है जिसे हम स्ट्रीम फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रीम फंक्शन कहते हैं, जिसे हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें जो है अगर आप करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो अगर आप डेल साई बाई डेल एक्स करते हैं, ठीक है, मतलब कि मतलब स्ट्रीम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स डायरेक्शन के बिलोंग्स बिहाफ पे, तो आपको क्या मिलता है? तो आपको जो वेलोसिटी मिलता है, या फिर जो जो वेलोसिटी मिलता है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलता है। मतलब अगर आप एक्स डायरेक्शन से कर रहे हैं तो आपको वाई डायरेक्शन वाला मिलेगा, यानी आपको यहाँ पे वी मिलेगा। ठीक है, अगर आप डेल साई बाई डेल वाई करते तो आपको क्या मिलता है? यहाँ पे माइनस यू मिलता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद करके रखनी है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, मतलब वही देख के यहाँ पे बताना है कि कौन सा प्रॉपर है, कौन सा सही इक्वेशन है हम लोग का। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि u इज इक्वल्स टू डेल फाई बाई डेल एक्स डेल फाई बाई डेल वाई। चलिए तो ठीक है, मतलब आप देख सकते हो कि एक्स डायरेक्शन में हमने किया है डिफ्रेंशिएट, एक्स डायरेक्शन में हमने डिफ्रेंशिएट किया है तो हमें u मिल गया है। वाई डायरेक्शन में हमने डिफ्रेंशिएट किया है, हमें v मिल गया है। सही है, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए सही है। माइनस माइनस भी दिख रहा है, चलो सब सही है। अगले ऑप्शंस को देख लेते हैं, अगला ऑप्शन में क्या है। तो अगले ऑप्शन में आप देखेंगे तो y के डायरेक्शन में डिफ्रेंशिएट किया है और u दे रहा है, तो नहीं, अभी भी बताया मैंने, y में करेगा तो v मिलेगा, y में करेगा तो v मिलेगा, और x में करेगा तो u मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ तो गलत हो जा रही है। फिर यहाँ पे देखिए y में किया है फिर से u मिला है, ऑब्वियसली ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए x में किया है तो u मिला है, चलिए सही है। y में किया है v मिला है, बट माइनस वाला साइन हटा दिया है, तो ये भी कहीं ना कहीं हम लोग के लिए गलत हो जा रहा है, क्योंकि माइनस वाला साइन यहाँ पे हमें कंसिडर करना होता है। तो हमारा ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की बारी है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि कैविटेशन इन अ पाइप फ्लो इज कॉज्ड बाय। तो जो हमारा कैविटेशन होता है किसी भी पाइप फ्लो में, वो कब मतलब अकर होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कैविटेशन क्या होता है। तो जब भी जो है हमारा जो पाइप में प्रेशर है, जब भी जो है हमारे पाइप का प्रेशर है, पाइप में जो प्रेशर है, ठीक है, वो प्रेशर क्या हो जाए, वो प्रेशर अगर वेपर प्रेशर से क्या हो जाए, वेपर प्रेशर से कम हो जाए, क्या हो जाए, वेपर प्रेशर से कम हो जाए, तो क्या होता है, तो हमारा जो क्या बोलते हैं फ्लूइड है, या फिर आप कह सकते हैं जो भी हमारा लिक्विड या फिर पानी बह रहा है उस पाइप में, वो क्या हो जाएगा, वो उसी टेम्परेचर पे बॉयल होने लगेगा, है ना। क्या होने लगेगा? बॉयल होने लगेगा, और कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे बॉयल होने लगेगा, यानी कि वेपर फॉर्म कर जाएगा, वेपर फॉर्म कर जाएगा, और वही वेपर जो है
आगे चल के क्या करते हैं, आगे चल के जो हमारे वॉल हैं, पाइप के वॉल्स हैं, उनसे जाके टकराते हैं और क्या बोलते हैं, मतलब नॉइज़ क्रिएट करते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैविटेशन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैविटेशन करते हैं। तो यही पूछ रहा है कि कहाँ पे, तो कैविटेशन इन अ पाइप फ्लो इज कॉज्ड बाय नेगेटिव प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर। हाई प्रेशर पर नहीं होता, मॉडरेट प्रेशर पर नहीं होता। नेगेटिव प्रेशर की बात और लो प्रेशर की बात अगर इसमें आपको डाउट होता है तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि नेगेटिव प्रेशर अगर होगा तो इसे हम कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वैक्यूम प्रेशर। अगर वैक्यूम प्रेशर जनरेट हो जाता है तो हमारा पाइप फ्लो ही वहाँ पे रुक जाएगा, है ना, हमारा फ्लो ही वहाँ पे रुक जाएगा, जो कि यहाँ पे किसी भी तरह की इसके बारे में हमने बात नहीं किया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, लो प्रेशर होगा, कि ठीक है प्रेशर लो हो गया जिसकी वजह से हमारा वेपर प्रेशर से भी नीचे हो गया और कैविटेशन अकर हो गया। नेगेटिव प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस बात में डाउट हुआ था, लेकिन नेगेटिव प्रेशर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव प्रेशर होगा तो वो वैक्यूम क्रिएट कर देगा, और वैक्यूम क्रिएट करेगा तो वहाँ पे हमारा पाइप फ्लो रुक जाएगा। तो इसके लिए जो है सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, लो प्रेशर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो फॉर सैचुरेटेड नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल स्कैम्पटन्स पोर प्रेशर कोएफिशिएंट आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो आपने पढ़ा होगा जब भी क्या बोलते हैं कंसोलिडेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे स्कैम्पटन के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, स्कैम्पटन के बारे में बताया गया, स्कैम्पटन पोर प्रेशर के बारे में। तो स्कैम्पटन के दो पैरामीटर्स हैं। ठीक है, एक आप कह सकते हैं कि हाँ कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, दो कोएफिशिएंट्स हैं ए और बी। जो आपका ये ए है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि डिपेंड रहता है किस पे, डिग्री ऑफ OCR पे। किस पे, डिग्री ऑफ OCR पे, यानी कि जो आपका होता है क्या कहते हैं उसको, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। क्या होता है, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, जो आपने पढ़ा था, जो आपको बताया गया होगा कि सिग्मा पास्ट, OCR क्या होता है, सिग्मा पास्ट अपॉन सिग्मा प्रेजेंट, इसे हम OCR कहते हैं। ठीक है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है, और जो बी है वो रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन को। क्या करता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को। तो वही चीज़ बताना है कि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या होगी अगर आपका सॉइल कैसा है, सैचुरेटेड है और नॉर्मली कंसोलिडेटेड है। ठीक है, तो सैचुरेटेड है, बी मतलब बी की बात करें अगर, तो बी सैचुरेटेड के थ्रू पता चल जाएगा कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैसा है हमारा, 1 है ना। डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका 1 है क्योंकि सैचुरेटेड है सॉइल, तो बी का वैल्यू भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आइदर ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा। तो हमें यहाँ पे बताया किस तरह का सॉइल है हमारा, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए आपका OCR का वैल्यू क्या होता है, तो OCR का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, सिग्मा पास्ट अपॉन सिग्मा प्रेजेंट। यानी कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल का मतलब होता है कि ऐसा सॉइल जो इस पे प्रेजेंट, मतलब इस समय के पीछे अगर हम बात करें पास्ट में, इस मतलब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल का मतलब होता है कि अगर कोई सॉइल है और उस पर अगर आपने 10 किलोन्यूटन का लोड लगाया है, तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड मतलब ये होता है कि इससे पहले, आज से पहले इतना लोड जो है इस पर नहीं लगा था, आज इस पर लगा है, तो वो नॉर्मली जा रहा है। और अगर हम बात करें सिग्मा पास्ट अपॉन सिग्मा प्रेजेंट की, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो कहीं ना कहीं आपकी 1 से कम मिलती है ना। मतलब कि पहले इससे ज़्यादा लोड लगा ही नहीं है, प्रेजेंट से ज़्यादा इससे लोड लगा ही नहीं है, प्रेजेंट में ही जो है इतना लोड लग रहा है, मतलब वो नॉर्मली कंसोलिडेट हो रहा है। और वहीं पे अगर हम कहें कि सिग्मा पास्ट में पहले में ही क्या है, मतलब अगर कोई सॉइल ऐसा है जिस पे पहले 10 किलोटन का लोड लग चुका है और अब आप जो है 9 किलोटन का लोड लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है वो, मतलब कि पहले ही उतना कंसोलिडेट हो चुका है, तो उसे हम ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल कहते हैं। और उसमें जो ये वैल्यू होती है वो कहीं ना कहीं 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगी, आपने पढ़ रखा होगा, ऑब्वियसली आप मेंस के लिए जा रहे हो तो ये सब तो चीज़ें पता होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी 1 से कम हो जाएगी, है ना। मैंने बताया नॉर्मली कंसोलिडेटेड है, तो ये ए ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ फ्लो इज इरोटेशनल द रिलेशन दैट सेटिस्फाई द फ्लो कंडीशन इज हाफ डेल वी हाफ डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, चलिए हाँ ये होता है। तो आपका W के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है हाफ डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। और एक और चीज़ होती है क्या कि ये तो हो गया, ठीक है, कि अगर इसका इक्वल हम लोग ने 0 कर दिया तो इरोटेशनल फ्लो है। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ होता है हम लोग का कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमारा क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल ओमेगा अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू 0। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फ्लो क्या है, स्टडी है, इरोटेशनल है, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल है, ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं। मेरे दिमाग में यही चीज़ आया
कि अगर आप देखो तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हमको ये चीज़ें बता रहा है कि स्टडी है रोटेशनल है इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो ये मैंने मुझे लगा कि ये होगा, बट यहाँ पे इन्होंने ये गेम चेंज किया है कि इन्होंने इसको कंसिडर किया है। तो आपको ये चीज़ देख के चलनी है कि जहाँ पे इरोटेशनल के बोले वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इरोटेशनल वाले फॉर्मूला के लिए जाना है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, हाफ डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। तो इस हाफ को अगर हम यहाँ पे कर दें तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, जो कि आप यहाँ पे खोजेंगे तो मिल जाएगा कहाँ पे, डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है खोसलास थियरी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एप्लीकेबल टू स्ट्रक्चर फाउंड ऑन। जो आपका खोसला थियरी होता है, ठीक है, जो आपका खोसला थियरी होता है जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, किसी भी डैम स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, डैम वोम के लिए, कि जो वाटर का सीपेज पास होता है वो किस तरह से होता है ना, आपने वो चीज़ पढ़ी होंगी इसमें। तो इसमें ये बता रहा है, पूछा जा रहा है कि ये जो खोसला थियरी है वो किस तरह के स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो खोसला थियरी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ एप्लीकेबल टू स्ट्रक्चर फाउंड ऑन। तो मैं आपको बता दूं, देखिए बात यहाँ पे सीपेज की होती है, तो रॉक्स में सीपेज नहीं होता, क्ले में, हाँ क्ले में होता है, सैंडी सॉइल में होता है, और क्ले में भी बहुत कम होता है क्योंकि क्ले भी आपका क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। कैसा होता है, इम्परमिएबल होता है। तो क्ले में बहुत कम % ऑफ सीपेज होता है ना। रॉक में नहीं होता, कंक्रीट में तो ऑब्वियसली नहीं होता है। तो यहाँ पे हम जो है कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर फाउंड ऑन सैंडी सॉइल के लिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं खोसला थियरी के लिए, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ तो आप सीधा सीधा लगा सकते हैं, लेकिन ये तो मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड से बताया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 2 किलोमीटर लॉन्ग पाइप। अब देखिए यहाँ पे हमको एल दे रखा है कितना, 2000 मीटर। फिर कह रहा है क्या, डाया आपका कितना है 0.2 मीटर। कनेक्ट टू रिजर्वर्स, द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल इन द रिजर्वर इज क्या बोलते हैं 8 मीटर, ठीक है। तो डेल्टा एच आपको 8 मीटर दे रखा है। द डार्सी विस्पेक फैक्टर इज 0.04, यानी कि एफ आपको दे रखा है, एफ जो आपको दे रखा है कितना 0.04। इसके बाद दे रखा है कि हमें जो है बताना, हमें जो है फ्रिक्शन एंट्री वाला और एग्जिट वाला लॉस को देखते हुए बताना है कि वेलोसिटी कितना होगा। हमें बेसिकली वी को फाइंड आउट करना है। हमें डेल्टा एच यानी हमारा पूरा लॉस दे रखा है। तो डेल्टा हमें क्या पता है, हमें यहाँ पे 3 फार्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे, फ्रिक्शन वाला, एंट्री वाला और एग्जिट वाला। फ्रिक्शन के लिए कितना होता है तो हमें पता है FLV² अपॉन 2GT, ठीक है। एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए बात करें तो एंट्री में आधा और एग्जिट में पूरा, ठीक है। तो एंट्री में आपका आधा हो जाएगा तो 0.5 V² अपॉन 2G, और एग्जिट में पूरा तो V² अपॉन 2G। हमें इन तीनों को सम करना है तो हमें हमारा कितना मिलेगा 8 मीटर, है ना। यही तो है हमारा डेल्टा एच। तो 8 मीटर इज इक्वल्स टू FLV² अपॉन 2GD प्लस 0.5 V² अपॉन 2G प्लस V² अपॉन 2G। V² अपॉन 2G को आप लोग कॉमन ले लेंगे तो आपको जो है बेसिक सा एक इक्वेशन मिलेगा। आप उसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो वैल्यू है वो कुछ कितना आएगा 0.63 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। आप लोग देख के सॉल्व कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि मैं सॉल्व करने लगूँगा हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से, तो वहाँ पे टाइम लग रहा है, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है वहाँ पे आपको टाइम वेस्ट करने के, क्योंकि ये इतना बताने के बाद आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली अ मटेरियल इज क्लासिफाइड एज यूनिफॉर्म इफ इट्स यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट इज, है ना। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट के बारे में पूछ रहा है, CU के बारे में पूछ रहा है। तो CU की वैल्यू क्या होती है सबसे पहले हम बता दूं, तो D60/D10। इसी तरह से एक CC भी होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, जिसकी वैल्यू क्या होती है D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेडेशन को, और ये रिप्रेजेंट करता है हमारे शेप ऑफ पार्टिकल को, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अच्छा अब इसकी वैल्यूज़ की अगर बात करें तो अगर कोई यूनिफॉर्मली सॉइल है, यूनिफॉर्मली कह रहा हूँ सॉरी, वेल ग्रेडेड सॉइल है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो CC की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 से ज़्यादा होती है, या फिर 3 से कम होती है, या फिर 3 के बराबर होती है, ठीक है। अगर 1 से कम हुई या फिर 1 से 3 से ज़्यादा हुई तो उसे हम गैप ग्रेडेड में रख देते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें ध्यान देनी रहती है कि इसके बीच में ही हो, ठीक है। अगर आपका CU का वैल्यू की बात करें, अगर आपका CU का वैल्यू क्या हो 4 से ज़्यादा हो तो ये ग्रेवल है। कैसा ग्रेवल है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल है। अगर ये CU की वैल्यू क्या हो, अगर आपकी 6 से ज़्यादा हो तो सॉरी यहाँ ऐसे होना चाहिए था, 4 से ज़्यादा हो तो वेल ग्रेडेड है, और 6 से ज़्यादा है तो क्या है सैंड है, वेल ग्रेडेड सैंड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल जाता है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट के लिए, मतलब सॉरी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए। तो वेल ग्रेडेड के लिए हमने याद रखा है
वेल यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के लिए अगर बात कर रहा है तो आप जाएंगे अगर कहाँ पे, इस चार्ट पे, ये कुछ इस तरह से चार्ट बना होता है, इस आपने देखा होगा, जिसमें ऐसे थोड़ा सा और बड़ा देना था, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, और एक ऐसे करके होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया रहता है क्या, तो परसेंटेज फाइनल, और यहाँ पे आपका दिया रहता है कि कौन सा डाया है, साइज़, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के लिए, तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड में आपको बहुत बड़ा रेंज नहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो और हमारा वैल्यू क्या होता है, D60/D10। इन D60/D10 के वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर मैं बताना चाहूँ थोड़ा सा, तो D60 का मतलब होता है कि वो साइज़ जिस पे जो है आपके 60% पार्टिकल जो है वो क्या हो जाए, पास हो जाए, क्या हो जाए, पास हो जाए, मतलब कि इस 60% पार्टिकल्स फाइनर देन दिस साइज, ठीक है। उसी तरह से D10 की बात करूँ तो 10% पार्टिकल्स जो क्या हो जाएं, जो इस साइज से पास हो जाएं, ठीक है। मतलब ऐसा साइज जिससे हमारे सॉइल में 10% ऑफ पार्टिकल्स जो है वो पास हो जाए, तो उसे हम D10 कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो है सॉइल है, ये इसका रेंज बहुत बड़ा नहीं है ना, बहुत बड़ा नहीं है। और हम सभी एक छोटा सा आपका लॉजिक है कि अगर कोई सॉइल है जिसमें आपका क्या हो रहा है 60%, अगर कोई मान लीजिए लेट सपोज कोई एक्स साइज़ है कोई एक्स, सीव का साइज़ है एक्स, ठीक है, एक्स साइज़ है, तो एक्स साइज़ है और हम कह रहे हैं कि एक्स साइज़ है जिसमें से आप क्या हो रहा है 60% पार्टिकल जो हैं वो पास हो जा रहे हैं, ठीक है, 60% पार्टिकल्स पास हो जा रहे हैं। और एक और कोई सीव साइज़ है जिसे हम वाई मान लेते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10% पार्टिकल्स ही पास हो पा रहा है। तो आप बताइए कि कौन सा साइज़ जो है वो बड़ा होगा, कौन सा साइज़ जो है छोटा होगा। तो ऑब्वियसली बेसिक सा लॉजिक रीजनिंग है कि अगर इसमें ज़्यादा पार्टिकल्स पास हो रहे हैं मतलब ये क्या है, बड़ा है, क्या है, लार्ज है। अगर इसमें कम पार्टिकल्स पास हो रहे हैं मतलब कि 90% पार्टिकल्स आपके क्या हो रहा है, रिटेन हो रहा है, मतलब कि ये क्या है, छोटा है, तो ये स्मॉल हो गया, ठीक है। तो इससे भी आप बता सकते हैं कि D60/D10 होने वाला है, तो D60 आपका बड़ा है और D10 आपका छोटा है, तो कहीं ना कहीं ये 1 से बड़ा होगा, ठीक है, 1 से बड़ा होगा, ठीक है, 1 से बड़ा होगा। और रेंज हम देख ही रहे हैं यहाँ पे कि हाँ रेंज भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है, मतलब कि इस रेंज से भी आप बता सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं 1 के मतलब अगल बगल में ही लाई करेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप आए तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जनरली अ मटेरियल इज क्लासिफाइड एज यूनिफॉर्म इफ़ इट्स यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट इज लेस देन 1 और इक्वल्स टू 1। तो लेस देन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि किसी भी हालत में जिस साइज से 60% पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो 10% पार्टिकल से छोटा नहीं हो सकता, है ना। बेसिक सा रीजनिंग है, लॉजिक है। तो ये कभी भी लेस नहीं होगा, तो ये कभी भी 1 से बड़ा ही होगा। 2 के बारे में यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं किया गया, ये तो बस उन्होंने डाल दिया है, तो कुछ भी डाल देंगे तो थोड़ी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ टेल वाटर इन अ ग्रेविटी डैम। अगर आपकी ग्रेविटी डैम में टेल वाटर प्रेजेंट है तो वहाँ पे टेल वाटर प्रेजेंट होने पे आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो टेल वाटर जब भी प्रेजेंट होता है ना, तो वहाँ पे जो है आपका जो है डिक्रीज इन प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, मतलब कि आपका जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है वहाँ पे वो डिक्रीज होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो आपका शियर स्ट्रेस है वो भी डिक्रीज होता है, यानी कि टेल वाटर कहीं ना कहीं जो है, टेल वाटर कहीं ना कहीं जो है हमारे स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है ग्रेविटी डैम के, ठीक है। तो डिक्रीज इन प्रिंसिपल स्ट्रेस और डिक्रीज इन शियर स्ट्रेस, इसको अगर आप देखेंगे तो सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। मे बी मैं कहीं पे थोड़ा सा रुका हुआ हम भी होंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत हो रहा था, कोई इशू नहीं है, वैसा थोड़ा छोटा मोटा दिक्कत हमारे लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अच्छा, तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी दोस्त ऐसे हैं जो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े, जो पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से हम लोग एसएससी जेई आरआरबी जेई हर तरह के सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। और मैं और आप हम मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं प्रिपरेशन में, और अपनी प्रिपरेशन जर्नी को और बेहतर बनाते हैं, ठीक है। तो अभी तक अगर आप नहीं जुड़े इस चैनल से तो जुड़ जाएं, साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, जिससे कि आपका और मेरा इंटरेक्शन और बेहतर हो पाए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से क्वेश्चंस आते रहें, क्योंकि है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ऑब्वियसली ये 10 ही क्वेश्चंस थे, बट इसमें कहीं ना कहीं अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट होगा। आप देखना कुछ बड़ा अमाउंट ऑफ यही निकलेगा, क्या बोलते हैं, वीडियो ही निकलेगा, करीब 30 मिनट के आसपास, नहीं तो भी 20 to 25 मिनट तो हो ही जाएंगे। तो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, इतना लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो अंदर से मोटिवेशन नहीं आता है, फील नहीं आता है कि ठीक है करते हैं हम लोग। तो बस आपको कुछ नहीं करना, पैसे तो लग नहीं रहे हैं, है ना। मैं नहीं कह रहा कि मैं आपसे पैसे थोड़ी नहीं डिमांड कर रहा हूँ, मैं बस क्या डिमांड कर रहा हूँ, मैं बस आपका सपोर्ट डिमांड कर रहा हूँ
क्या लाइक होना चाहिए, कमेंट होना चाहिए। कमेंट में बताओ कि हाँ ठीक लगा, अच्छा लगा, है ना। और क्या कोई मतलब अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ कोई अगर ऐसा मेथड था जिसके थ्रू हम इसे और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कोई ट्रिक हो, तो उसे भी आप सजेस्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं आपका बहुत ग्रेटफुल होऊंगा, है ना। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको सभी चीज़ें पसंद आई होंगी। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।